हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ओके, हम फिजिक्स का एक सीरीज को चला रहे थे जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। उसी का हम एक नेक्स्ट सीरीज की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीजें नहीं बदलती हैं। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। इसमें है कि कौन सी चीजें नहीं बदलती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे, जब आप वेव चैप्टर में पढ़ेंगे तो ठीक है, तो उसी में लाइट वेव भी है, साउंड वेव भी है। ठीक है, तो जो उसमें क्या नहीं बदलती बताइए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीजें नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक है, तो फिर बदलती क्या है, तो दो चीजें बदलती है, एक वेलोसिटी बदलती है और दूसरा वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य बदलती है। ओके, ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं क्या, इसमें ऑप्शन वाइज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि v इजकल टू क्या होता है, एन लेमडा। v इजकल टू क्या होता है, एन। v इजकल टू वेलोसिटी, एन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आवृत्ति, और लेमडा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है, सिर्फ वेग या गति, वेलोसिटी, और वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम विजिबल लाइट की बात करेंगे तो विजिबल लाइट क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे के बीच में होता है। विजिबल लाइट, जिस लाइट के हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ों को देखते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे के बीच में वो होता है। ठीक है, अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट को है ना सबसे पहले कौन कैलकुलेट किया था, तो उस फिजिसिस्ट का नाम क्या था, रोमर था। क्या था, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वाज कैलकुलेटेड फर्स्ट बाय द रोमर, किसके द्वारा, एक रोमर के द्वारा कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट किस, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है बताइए, तो मैक्सिमम इन वैक्यूम होता है। कहाँ होता है बताइए, मैक्सिमम इन वैक्यूम होता है। ठीक है, अब मिनिमम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बात करेगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होता है, तो वैक्यूम में होता है, या कभी उसको एयर भी मान लिया जाता है। उसमें कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, ठीक है, अब इसी में हम एक बात करेंगे क्या, कि कौची इक्वेशन की। ठीक है, तो कौची इक्वेशन में क्या कहता है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या होता है, तो 1/λ² के, ठीक है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेमडा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, अगर वेवलेंथ घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो इससे एक ये चीज़ें पता चली, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है बताइए, रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्या होता है बताइए, ये मैक्सिमम होता है। ये क्या होता है बताइए, मैक्सिमम होता है। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। उसी तरह से वायलेट कलर का जो होता है वेवलेंथ, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका जो अपवर्तनांक होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ओके, अब इसी में हम बात कर लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, उसका डेविएशन भी सबसे ज़्यादा। इसलिए क्या होता है, वायलेट कलर का डेविएशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और रेड कलर का डेविएशन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, ओके, तो एक
और हम बात कर लेते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताइए। देखिए जिस किसी भी मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ऊपर में क्या होता है, वेलोसिटी इन वैक्यूम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी इन जिस मीडियम में हम बात करेंगे उसका, यानी कि ऊपर में हमेशा क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रहेगा, और नीचे जिस मीडियम में निकालना चाहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, तो अब बताइए कि इसका मतलब है कि उसमें वेलोसिटी क्या हो, कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, देखिए इस क्वेश्चन को समझने की हम बात करेंगे कि इसका मतलब है कि हमको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, जनरली हम निकट की चीज़ों को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि निकट की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब निकट की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब दूर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जब दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं और निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती है तो उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस भी उसको बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसमें विजिबल होता है और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है उसमें विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बताइए, हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, हम लोग अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है कि एक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि पढ़ हम नहीं पाएंगे किसको, तो निकट की चीज़ों को ही हम पढ़ते हैं इन जनरल। तो निकट की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, इसका मतलब दूर की चीज़ों को देख पाएंगे, तो यह दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो किस पे, आई डिफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। किस पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो आई डिफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। हम देखिए और भी कौन कौन से आई डिफेक्ट होते हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मायोपिया का, ठीक है। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष बोलते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अगर नाम में ये निकट, इसका मतलब निकट की चीज़ों को देख पाएंगे और दूर की चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका हम कारण भी जान लेते हैं, क्या होता है कि अगर आपका आई बॉल लंबा हो जाए, ठीक है, अगर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाए, नेत्र गोलक लंबा हो जाए, ठीक है, उससे क्या होगा, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ठीक है। लेंस की गोलाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब लेंस की जब गोलाई बढ़ती है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है बताइए, जैसे अगर ऐसा हो जाएगा तो फोकल लेंथ ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। मान लीजिए ऐसा ना हो कि ये ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ घट जाएगा। और फोकल लेंथ अब ऐसा होने के पीछे एक और कारण क्या होता है कि मसल स्ट्रेच हो जाता है, सिलियरी मसल क्या होता है बताइए, स्ट्रेच हो जाता है। सिलियरी मसल क्या होता है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है। तो हम बोलेंगे मायोपिया का क्या क्या कारण है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ। और याद रखिएगा जब फोकल लेंथ शॉर्ट कम हो गया, इसका मतलब उसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर इजिकल टू क्या होता है, 1/f, ठीक है। उसका पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सिलियरी मसल का भी ओवर स्ट्रेच हो जाना, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके निकट, निकट मतलब कम, इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है और सब चीज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम किसका उपचार करते हैं बताइए, कॉनकेव लेंस का, यानी अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का हम लोग यूज करते हैं। इसमें एक और चीज क्या होता है, इसमें जो है ना इमेज जो होता है ना वो रेटिना के आगे बनता है। वो रेटिना के क्या होता है बताइए, यहाँ पे रेटिना है ना, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा था, होता है कि जो दूर की जो वस्तुएं हैं उसका इमेज क्या होता है, रेटिना के आगे बन जाता है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा है क्या, हाइपरमेट्रोपिया। तो अभी जस्ट हम लोग देखी थी, उसी को हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है बताइए,
तो अब हाइपर इसमें क्या होगा, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर घट जाएगा और सब चीज़ घट जाएगा, ठीक है? आई बॉल का शॉर्टनिंग हो जाएगा, घट जाएगा, सिलियरी मसल कम हो जाएगा, स्टीफ हो जाएगा, ठीक है? तो ये हाइपरमेट्रोपिया का कारण है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, वो कहाँ बनता है? वो रेटिना के पीछे बनता है। क्या होता है बताइए? वो रेटिना का जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है। इसके रेमेडी के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं? हम लोग जस्ट देख लिए थे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ओके, इसी में एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या? प्रेस बायोपिया, जिसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष की हम लोग बात करेंगे। तो प्रेस बायोपिया जनरली इल्डरली पीपल में होता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब जिसकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा होने लगती है, तो उस केस में क्या होता है? प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि सिलियरी मसल्स जो होता है ना, क्योंकि मसल उसमें क्या होता है? स्टीफ हो जाता है, सिलियरी मसल्स वो एकदम जैसा का तैसा हो जाता है। तो जो आई का जो एकोमोडेशन कैपेसिटी है, उसका समंजन क्षमता जो होती है, क्योंकि जब हम लोग यूथ अवस्था में होते हैं, क्या होता है? अगर ज़्यादा लाइट हो गई तो हमारा आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कम लाइट होता है तो हमारा आँख ऑटोमेटिक उसको एकोमोडेट कर लेता है। बट जैसे-जैसे ऐज बढ़ता है तो हमारे आँखों का जो सामंजस्य क्षमता है, एकोमोडेशन कैपेसिटी है, वो क्या होता है? घट जाता है। कैसे? सिलियरी मसल्स के स्टिफनेस के कारण, ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं बताइए? इसके लिए हम लोग बायफोकल लेंथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है? या 2 अलग-अलग सेपरेट लेंस का यूज़ कर देते हैं, नहीं तो बायफोकल लेंस का हम लोग प्रेसबायोपिया में यूज़ कर देते हैं। इसी को जरा दृष्टि दोष भी हम लोग कहते हैं, ठीक है? एक और है जिसको कि हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्टिग्मेटिज्म, उसको बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि जो कॉर्निया जो आगे का जो पोर्शन है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी ज़्यादा हो गया या बड़ा हो गया। तो उसमें होता क्या है ना कि हम लोग सीधा तो देख पाएँगे, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टली तो हम देख पाएँगे, लेकिन जैसे मान लीजिए ये आँख है, तो हम सीधा तो देख लेंगे, लेकिन हॉरिज़ॉन्टली यहाँ की चीज़ों को नहीं देख पाएँगे, नीचे नहीं देख पाए, हॉरिज़ॉन्टली हम लोग नहीं देख पाएँगे, ठीक है? तो इसके रिमेडी के लिए क्या होता है? सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म के लिए किसका कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस, मायो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? प्रेस बायोपिया के लिए 2 सेपरेट लेंस या बायफोकल लेंस, और एस्टिग्मेटिज्म और बिंदुकता के लिए क्या होगा? सिलिंड्रिकल लेंस का हम लोग रेमेडी के रूप में यूज करेंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे कि ध्वनि का वायु में वेग सामान्यतः होता है, यानी कि जो एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ रहा है, ठीक है? एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ रहा है। तो ये जनरली क्या होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना? वो क्या होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करेंगे, तो पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस-किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो उसके अनुसार हम बात करेंगे, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो जनरली नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। आप किस माध्यम में साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? किस माध्यम में ट्रेवल कर रहा है, उस माध्यम के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर मतलब उस मीडियम का डेंसिटी या इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है इन जनरल, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो पहला क्या हो गया? डिफरेंट मीडियम में, अलग-अलग मीडियम में अलग-अलग वेलोसिटी ऑफ लाइट। दूसरा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हो गया? जैसे ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है? यानी आर्द्रता। फिर दूसरा क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, ठीक है? और तीसरा क्या हो गया? प्रेशर हो गया, ठीक है? ओके।
तो एक चीज़ तो हम लोग समझ गए कि अलग-अलग मीडियम में क्या होगा, अगर मान ली सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो अलग-अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग-अलग होगा और सॉलिड में सबसे अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में किसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर का इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ओके, इसकी बात हो हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी की। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो जो ह्यूमिड एयर होगा, तो ह्यूमिड एयर में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। ड्राई एयर की रिस्पेक्ट में यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, तो पहला बात क्या, वो नेचर ऑफ मीडियम पे, तो मैक्सिमम इन सॉलिड्स होता है, मिनिमम इन गैस होता है। अब हम बात करेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ा। तो इसी को अगर आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या, ठीक है, कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और दोनों एयर ही हैं, दोनों एयर हैं। एक 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 है और 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 है, ठीक है। तो इससे क्या देख तात्पर्य निकला, इससे क्या हम लोग इन्फेर किए, क्या इन्फ्रेंस निकला कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ओके, ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ओके, ठीक है। आप इसको बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आप बात करेगा स्टीम। स्टीम देखिए, स्टीम तो क्या होता है, और भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसमें 405 होता है, ठीक है। तो ठीक है, 405 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। इसमें एक और चीज़ को आप याद रखिएगा क्या, कि नॉर्मल जल, ठीक है, जो नॉर्मल जल होता है और सी वाटर होता है, तो सी वाटर में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होता है, ठीक है। सी और समुद्री जल में क्या होता है कि ज़्यादा है, ठीक, देख रहे हैं आप ना, नॉर्मल जल में 1498 है और सी वाटर में ज़्यादा है। आप इसको भी देख सकते हैं, ओके, ठीक है। आप याद रखिएगा कि लोहा से ज़्यादा एल्युमिनियम में है, ठीक है ना। लोहा से ज़्यादा किस में है वेलोसिटी ऑफ साउंड, एल्युमिनियम में है, ठीक है। इस चीज़ों को भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64। कर प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, यानी कि नेचर ऑफ लाइट रेज। तो नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, ड्वेल नेचर का होता है। ड्वेल नेचर मतलब उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो लाइट रेज जो होता है वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। अब हम लाइट के बारे में कुछ बात कर लेंगे। लाइट रे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और लाइट रे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे के बीच में होता है। जो विजिबल लाइट होता है, जिस लाइट की हेल्प से हम लोग देखते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे के बीच में होता है, ठीक है। अगर एक बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कौन दिया था, मैक्सवेल दिया था। कौन दिया था, मैक्सवेल दिया था। लाइट रे क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव है। क्या है वो, ट्रांसवर्स वेव है। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत ट्रेवल करने के लिए नहीं पड़ती है, ओके, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या, इसका क्या है, ड्वेल नेचर है। इसका क्या है, ड्वेल नेचर है। तो अब वेव नेचर जो होता है, तो वेव नेचर कौन दिया था, तो क्रिश्चियन हाइजेंस ने दिया था। वेव नेचर कौन दिया था,
क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था। अब देखिए वेव नेचर किस किस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, तो याद रखिएगा पहले हम लोग पार्टिकल नेचर को देख लेते हैं। तो पार्टिकल नेचर दो फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। एक तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर में याद रखिएगा। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको आइंस्टीन दिया था, एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। एक क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड बाय द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, और इसी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सॉरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, ई इजकल टू क्या होता है, एच सी बटा लेमडा। इसमें क्या होता है ना कि एनर्जी को यानी कि लाइट को एक पैकेट माना जाता है, उसको बंडल माना जाता है। ठीक है, जिसको को फोटोन बोलते हैं, वही होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और जो फिनोमेना बच गया वो क्या होगा, वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। जैसे हम बात करेंगे क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी क्या होता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। क्या होता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज कैलकुलेटेड बाय द रोमर। क्या होता है, रोमर। एक और क्वेश्चंस पूछता है क्या, कि सूर्य से यानी सन से पृथ्वी तक आने में लाइट लगता है, बताइए 8 मिनट। ठीक है ना, 8 मिनट। कहीं रहता है 20 सेकेंड, कहीं 16.6 सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो 8 मिनट, ठीक है, 16.6 सेकेंड। और अगर मून से अर्थ तक लाइट रे को आने में कितना टाइम लगता है, तो वो आपको लगता है 1.28 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड से भी कम। ठीक है, 1.28 सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। करें आकाश नीला लगता है। ठीक है, तो आकाश ब्लू, मतलब इसका है ब्लू क्यों लगता है, तो देखिए इसका ये मतलब है ब्लू इसलिए लगता है क्योंकि उसका जो है ना वो डिस्पर्सन, मतलब उसका जो स्कैटरिंग हुआ है ब्लू लाइट का, सॉरी नॉट डिस्पर्सन, उसको स्कैटर कर दिया है। उसको क्या कर दिया बताइए, स्कैटर कर दिया है। तो इन जनरल क्या होता है कि जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सबका कमी होता है, ब्लू लाइट हो गया, वायलेट लाइट हो गया। तो ब्लू लाइट जो होता है, ठीक है ना, तो जो कम वेवलेंथ का होता है वो क्या होता है, ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आकाश में से लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती, प्रकीर्ण मतलब स्कैटर होती है। ठीक है, तो देखिए इसी में हम दो तीन चीजें में हम बता देना चाहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, याद रखिएगा जहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, जहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होगा, इसे दो तीन फिनोमेना एक्सप्लेन होगा। पहले क्या होगा, टिंडल इफेक्ट। क्या होगा आपका, टिंडल इफेक्ट। अगर पूछेगा कि टिंडल इफेक्ट किस प्रकाश के, लाइट के किस फिनोमेना के द्वारा एक्सप्लेन होगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जहां भी कलर की बात होगी, जैसे ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, नहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा होता है बताइए, रेड कलर होता है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, रेड कलर होता है, लाल कलर होता है। ठीक है, और कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, यानी कि जो भी कलर की बात करें, टिंडल इफेक्ट भी क्या होता है, वो इसमें स्कैटर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन से। क्या होता है वो, कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, रेड कलर ऑफ एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, ये सभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा यानी प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ये क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, इसी में हम बात कर लेते हैं और कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्सन का मतलब होता है प्रकीर्णन, सॉरी वर्ण विक्षेपन, सॉरी इसका इंग्लिश होता है डिस्पर्सन, में क्या होता है वर्ण विक्षेपन। कि जब व्हाइट लाइट जाएगा ना, तो क्या होगा, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा बताए, रेनबो। तो बोलेगा रेनबो क्या कारण है होती है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्योंकि व्हाइट कलर इज कन्वर्टेड इनटू 7 कलर्स। ठीक है, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स।
तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आपका रेनबो होता है, ठीक है। एक होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। अब सनराइज पहले हो गया, सनराइज और सनसेट बाद में हुआ, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद होता है। तो ये क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किस कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उसका डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये तो बात सही है, लेकिन इसमें सबसे जानने वाली बात है कि डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम। तो इसका मतलब डेंसिटी मैक्सिमम, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया ना, तो वॉल्यूम उस समय क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन यह भी पूछे कि पानी का वॉल्यूम मिनिमम नॉर्मल कंडीशन में किस डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। डेंसिटी मैक्सिमम, जब डेंसिटी मास तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेंसिटी मैक्सिमम, तो इसका मतलब वॉल्यूम मिनिमम हुआ होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है उसका आयतन क्या होगा, न्यूनतम होता है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं क्या, कि मान लीजिए 0 से आप 4 गए और 4 से मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तक गए, इसको समझने की कोशिश करिए। अब 4 पे जब डेंसिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कैसे हुआ होगा, ये बढ़ के 4 पे मैक्सिमम हुआ होगा ना। अब फिर देखिए 4 पे ही मैक्सिमम होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर घट जाएगा ना, तो इसके बाद घट जाएगा, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हम चलते हैं तो पानी का घनत्व बढ़ता है, और 4 से 100 जाते हैं तो पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या होता है, वो घटता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप, ठीक है, माइंड अप करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो इसका सबसे जो एक, इसका जो स्केल को चेंज करने का फॉर्मूला है वो क्या है, इसको याद रखिएगा आप, F-32 बटा 180 इजकल टू C/100 इज इक्वल टू रोमर स्केल में होगा तो 80, ठीक है, बराबर K-273/100। इन जनरल फॉरेन हाइट और सेल्सियस में ही आप चेंज करने के लिए पूछता है, ठीक है। आप इसी को जनरली बात करिएगा, ठीक है। अब इसी में 50 डिग्री सेल्सियस अगर आप यूज कर, इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा, यहाँ पे सेल्सियस की जगह क्या 50 कर दीजिए, तो 50/100 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1/2। तो जब ये, इसका मतलब क्या हो गया, F-32/180 इजकल टू कितना हो गया, 1/2। इस 2 से 90 काट दीजिए, ठीक है। तो F-32/90 इजकल टू 1 हो गया। तो F-32 इजकल टू 90, 90 में आप क्या करिए, 32 जोड़ दीजिए तो 112 हो गया, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर में एक चीज़ याद रखिएगा ना, कि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, वो केल्विन होता है। क्या होता है वो, केल्विन होता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो केल्विन होता है, ठीक है। ठीक है, जिसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। हीट का क्या होता है बताइए, नॉर्मल वे में जूल ही होता है, लेकिन कैलोरी भी होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है, 252 कैलोरी होता है, और एक कैलोरी में 4.18 जूल भी होता है, ठीक है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी, 252 कैलोरी होता है, ठीक है। और बताइए हीट ट्रांसफर जो होता है किसके कारण होता है बताइए, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। किस कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। और किसी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना हीट है वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बताइए, वो मास पे डिपेंड करेगा। एक चीज और है कि स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है कि जो इमिशन पावर जो होता है, मतलब उत्सर्जन क्षमता, टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। ये स्टीफेंस लॉ होता है, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो आविष्कार है वो सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था।
क्लिनिकल थर्मामीटर का जो आविष्कार है सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। ये बात करेंगे वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है। ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि फिजिक्स में इसका मतलब ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, ये तो अब हुई कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो सरफेस टेंशन के कारण होती है। अब हम बात कर लेंगे कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है। तो सरफेस टेंशन जो टी बराबर होता है F/L होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर, या जूल पर मीटर। जूल क्यों हो रहा है बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जूल हो जाएगा, नीचे भी मीटर से गुना करना पड़ेगा, तो या तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरफेस टेंशन जो होता है कि एक, आप पढ़े होइएगा, दो टाइप का फोर्स होता है। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो अब इसको याद रखिए कैसे, कि कोहेसिव फोर्स जो होता है ना, जब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। मान लीजिए पानी है इसके अंदर, ठीक है ना, ये पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी का मॉलिक्यूल है। पानी का मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे चिपके हुआ है, तो पानी का मॉलिक्यूल सेम मटेरियल है, उसी के मॉलिक्यूल के बीच में जो लगेगा फोर्स, उसको बोलेंगे क्या, कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, ससंजक, स्व मतलब खुद से, ससंजक बल। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, मान लीजिए ग्लास है, आप देखिए जब ग्लास का पूरा पानी पी लेते हैं तो ग्लास में क्या थोड़ा थोड़ा वो पानी चिपका रह जाता है उसके वाल से। तो ग्लास का मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल दोनों डिफरेंट मटेरियल है ना, उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो एडहेसिव फोर्स लगता है। क्या लगता है वो, एडहेसिव फोर्स लगता है। मान लीजिए कोई भी दुनिया में अगर डिफरेंट डिफरेंट चीज चिपक रही है, ठीक है ना, तो मान लीजिए वो एडहेसिव फोर्स करके डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये बात हम लोग समझ गए। ठीक है, अब देखिए कि जनरली क्या होता है, जो कोहेसिव, हाँ, मतलब कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है। जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सॉलिड में क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, और गैस में निग्लिजिबल होता है, गैस में लगभग नगण्य होता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे क्या, कि अगर किसी लिक्विड का, ठीक है ना, अगर किसी लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर किसी लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घट जाता है। वहीं अगर, ठीक है ना, कि अगर हम इसी लिक्विड में कोई साल्ट मिला देते हैं, कोई घुलनशील लवण देते हैं, तो क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन तब बढ़ जाता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सरफेस टेंशन घट जाता है। उसी लिक्विड में कोई साल्ट, सोल्यूबल साल्ट मिला दीजिएगा तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ओके, तो इसमें याद रखिएगा सरफेस टेंशन यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, सरफेस जो होता है ना, जो स्फेयर होता है, तो स्फेयर का सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है। याद रखिएगा, स्फेयर का क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है। अब सबसे ज्यादा सयांता होती है, सयांता का मतलब होता है विस्कोसिटी, तो सबसे ज्यादा सयांता किसकी होती है, तो ये शहद की होती है। याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इसका विस्कोसिटी होता है शहद का। ठीक है, तो ठीक है, अब याद रखिएगा कि विस्कोसिटी जो होता है ना, वो किसका नेचर है, याद रखिएगा वो फ्लूइड का नेचर है, वो सॉलिड का नेचर नहीं है, वो सॉलिड का नेचर नहीं है। तो हम लोग पढ़े भी हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। मान लीजिए पानी जब बहता है तो पानी क्या है, मान लीजिए पानी है, तो पानी का एक लेयर दूसरे के ऊपर रहेगा, तो एक लेयर जब दूसरे लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, क्या लगाता है वो, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग, विस्कस फोर्स हम लोग
बोलते हैं। यानी कि वो क्या करता है कि फ्लूइड के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा लेयर के बीच में, उसे क्या करेगा, अपोज करेगा। ये इधर जा रहा है, ये इसको अपोज करेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। ओके, तो विस्कोसिटी क्या, एक फिनोमेना हो गया। तो विस्कस फोर्स का जो होता है वो डेका पॉइज होता है या पॉइजली होता है। क्या होता है विस्कस फोर्स का, क्या होता है, डेका पॉइज या पॉइजली। उसी को पास्कल सेकेंड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी सॉल फ्लूइड और गैस में, यानी कि फ्लूइड में ही होगा, यानी कि लिक्विड और गैस में ही होगा, सॉलिड में नहीं होगा, ठीक है। अब लिक्विड में जो विस्कस फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स कारण होता है। क्या होता है वो, कोहेसिव। और गैस के अंदर जो होता है आपका कौन, विस्कस फोर्स, वो मॉलिक्यूल का एक लेयर के दूसरे, यानी एक लेयर दूसरी के ऊपर क्या होगा, जैसे टकराता है ना, उसके कारण इसमें विस्कस फोर्स लगता है। तो लिक्विड का जो विस्कस फोर्स है वो गैस के विस्कस फोर्स से ज्यादा होता है। लिक्विड का लिक्विड का जो विस्कस फोर्स है वो गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो वायु का तो ऑलरेडी ऐसे ही सबसे कम हो जाएगा। अब शहद क्या है, वो भी एक लिक्विड स्टेट में ही है ना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसका विस्कस फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। शहद का विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि आदर्श जो फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड जो होता है ना, उसका विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, दिमाग लगा लीजिए, जीरो हो जाएगा। उसका विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जो आइडियल फ्लूइड है उसका विस्कस फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि विस्कस फोर्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, तो अगर लिक्विड रहेगा तब इसका विस्कस फोर्स घट जाएगा, और अगर गैस रहेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे आप देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में है, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो इसका विस्कस मान लीजिए एक है, तो ये 0.3 हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ा लिक्विड में तो विस्कस फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। विस्कस फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे ही आप गैस की बात करिएगा, जैसे 0 से 40 हुआ, देखें 0.017 है, और ये क्या हुआ, विस्कस फोर्स आपका बढ़ गया। तो नहीं, लिक्विड के केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कस फोर्स घट जाता है, और गैस के केस में क्या होता है, वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में ही, ठीक है। देख रहे हैं कि शहद कितना है, 200 है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद कौन है, आपका ब्लड है। ब्लड का तो शहद से बहुत ही कम है, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर का हम अब लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, करेक्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, इसमें दिया है चंद्रमा से, बट अगर आप टाइड के बारे में जब पढ़िएगा, ठीक है ना, तो महासागर में जो टाइड्स आता है, जो जल तरंगे उत्पन्न होती है, वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती आती है, ठीक है। बट होता क्या है ना, सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, चंद्रमा बहुत ही नज़दीक है इन कंपैरिजन टू सन। तो इसलिए क्या होता है कि ये क्या होता है ना, कि लेसर एक्सटेंट, मतलब बहुत कम उसमें भूमिका निभा पाता है। और चंद्रमा क्या कर, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है। इसलिए क्या होता है, इसका आंसर चंद्रमा दिया है। लेकिन अब बीपीएससी में ई ऑप्शन भी आ गया, तो इसमें अगर अगर रहेगा तो दोनों हो जाएगा, सूर्य भी हो जाएगा और चंद्रमा भी हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, बट चंद्रमा ही 99% वो एक ग्रेटर एक्सटेंट तक वैलिड है, ठीक है। सन बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर पाता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसमें होता है, मतलब टाइड के आने में, ठीक है। ओके, और अगर हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट टाइड कहाँ आता है, तो बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी कनाडा में है। कहाँ पे होती है, कनाडा में, ठीक है। फंडी की खाड़ी कहाँ होती है, कनाडा में है, ठीक है। एक और देखिएगा आप जो है ना, कि जो समुद्र में ना एक तरंग चलती है, तो एक होता है हवा के कारण जो चलेगी। जैसे हवा चलेगी तो पानी ऊपर नीचे हुआ, तो उसको हम लोग टाइड नहीं बोलेंगे।
तो वो कभी क्या होता है कि विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उसको बोलते हैं सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सर्ज बोलते हैं। इसको बोलते हैं टाइड। ठीक है? ओके, ठीक है? यहीं हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।